देखिए 2024 में जनरल इलेक्शन भी हुए। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री भी बने और जो हमारा संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था उसमें यूसीसी संकल्प पत्र का पार्ट रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम तभी चीज़ों को संकल्प पत्र में लेते हैं जब हमें लगता है कि संभव है। और उसके बाद राज्यों ने भी इसमें काम किया यूसीसी पे। आपने देखा होगा गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। उत्तराखंड ने अपना एक्ट पास कर दिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास मामला भी पेंडिंग है, कुछ चीजें और राज्य भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी देशवासियों को संबोधित करते हुए इस विषय पे अपनी बात रखी है। और दूसरा जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, ये भी 2024 में महत्वपूर्ण रहा। और 2025 में तो अब जेपीसी का गठन है, तो 8 जनवरी को पहली बैठक है। तो साल के शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है वो रहेगा। और ये विषय अभी का नहीं है, ये 1983 से इलेक्शन कमीशन की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी 1983, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं, 1983 से ये विषय है। बहुत सी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज है उसने कहा, लेकिन मोदी जी चूंकि निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये देश हित में लिया जाने वाला एक निर्णय है। इसलिए उन्होंने 2019 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जो पार्टी में भी वो लोग जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या इस तरह के लोग थे, उसमें उन्होंने भी कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उन्होंने भी रिपोर्ट दी, उन्होंने पूरा अध्ययन किया। उसके बाद वो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी गई। उसके बाद वो कैबिनेट से अप्रूव हुई रिपोर्ट। उसके बाद बिल बना। तो जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, और ये 17 दिसंबर 2024 को इंट्रोडक्शन हुआ लोकसभा में, अब ये जेपीसी के पास है। इसका मतलब बहुत कदम हमने इसमें आगे बढ़ाए हैं और इसमें प्रैक्टिकल है और कोई फेडरल स्ट्रक्चर को इसमें चोट नहीं आएगी। किसी भी जो मतदाता है उसके अधिकार पे कोई इसमें कटौती नहीं होगी। राज्यों के अधिकार पे किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। संघीय ढांचा एज इट इज रहेगा। जो संविधान में जो एक आर्टिकल 368 के तहत प्रावधान दिया है, उसके तहत ये कार्रवाई होगी। और जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनी हुई है, उसके तहत ही कार्रवाई होगी। सर, लेकिन अभी भी बहुत लोग कन्विंस्ड इस पर नहीं है। वो कहते हैं जो खर्चा बचाने की बात हो रही है या समय बचाने की बात हो रही है, वो प्रैक्टिकली इसमें इतना पॉसिबल नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज भी कुछ इसके खिलाफ है। नहीं, वो भी चाहते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाए, क्योंकि होते आए ना। 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए। ये कालचक्र तो तब टूटा जब 71 में पहले इलेक्शन करा दिए। उसके बाद 356 का उपयोग ज्यादा हुआ कांग्रेस के जमाने में, तब ये कालचक्र टूट गया। लेकिन जनता भी चाह रही है और दल भी चाह रहे हैं। जनता दल तो नहीं चाह रहे हैं। नहीं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन उनको इसमें किसी दल को कोई नुकसान नहीं है इसमें जी। ये क्या मतदाताओं को, ये मतदाता जो परिपक्व हो गए ना, उनको समझ ऐसा लग रहा है कई दलों को एक साथ चुनाव होंगे तो शायद कोई बड़े दल को ज्यादा वोट दे देंगे। आप उड़ीसा में देखो ना, पिछला चुनाव उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में मत कम मिले और बीजू जनता दल को ज्यादा मिले। चुनाव एक साथ थे, लेकिन एमपी हम ज्यादा जीत के आए। इसका मतलब मतदाता परिपक्व हो गया है। बट आपको लगता है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास अभी है कि इस तरह से चुनाव कराए जा सकते हैं? नहीं, वो तो सब इसमें रिपोर्ट में है ना। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रामनाथ कोविंद जी ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। देखिए, मैं टीचर है,
हर समय चुनाव में लगे रहते हैं, तो स्कूल का काम प्रभावित होता है। आपके पुलिस के लोग हैं, वो चुनाव में लगे रहते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की प्रभावित होती है। खर्चा एक अलग विषय है, लेकिन गवर्नेंस प्रभावित होती है, डेवलपमेंट वर्क प्रभावित होता है। जैसे कोई किसी गांव में रोड सैंक्शन होनी थी, चालू होनी थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो वो फिर गई 5-6 महीने की, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसमें हम नया काम चालू नहीं कर सकते। तो इनसे सबसे जब मुक्ति मिलेगी तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस तेजी से आगे बढ़ेगा, और यही लक्ष्य है कि इसी से भारत विकसित जल्दी होगा। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे अभी हाल में जो चुनाव हुए वही एक साथ नहीं हो पाए, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। कौन से चुनाव? अभी जो हाल में स्टेट नहीं, अभी तो वो प्रावधान नहीं है ना, अभी तो जो उनकी अवधि थी उसके अनुसार ही हुए, लेकिन जब प्रावधान हो जाएंगे तो एक साथ ही होंगे चुनाव। सर एक और मुद्दा मैं आपसे उठाना चाहूँ कि आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी हैं, तो आपने देखा कि सेशंस बड़े मेसी हो रहे हैं। हर बार कोई चुनाव से पहले मुद्दा आता है और पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता है। क्या लगता है इस पे आपको कि ये अगले साल, मतलब जो आने वाला साल है, इसमें क्या कुछ सुधार आएगा? बजट सेशन आ रहा है। नहीं, आपने नवीन जी ठीक विषय रखा कि हर सत्र से पहले कोई मुद्दा आता है, और मुद्दा भी बाहर से आता है। हमारे देश से मुद्दा नहीं आता, बाहर से आता है और उसको उठाया जाता है। इस बार भी 25 नवंबर को जब सेशन शुरू हुआ तो 3-4 दिन पहले एक मुद्दा आया। जब हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो वो मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था। 25 को तो काम हुआ नहीं, 26 को हमारा संविधान दिवस का काम हुआ, 27-28 में भी काम हुआ नहीं। बाद में जो इनके साथी दल थे, इन्होंने कहा कांग्रेस को विशेष करके कि साहब ये मुद्दा हमारा तो मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा हमारा तो संबल मुद्दा है, टीएमसी ने कहा हमारा तो बांग्लादेश मुद्दा है। तो इनमें ही जब विभाजन हो गया तो कांग्रेस को लगा कि अब तो मुश्किल हो गई, स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो इन्होंने हमको एक ऑफर दिया सत्ता पक्ष को कि अगर आप संविधान पे चर्चा कराना चाहते हो तो हम ये मुद्दा छोड़ देंगे, चर्चा शुरू कर देंगे और सरकारी कामकाज में भी सहयोग करेंगे। तो हमने ये स्वीकार कर लिया। तो 13-14 दिसंबर को तो लोकसभा में, 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पे विशेष चर्चा हुई। अब उस चर्चा के दौरान बीजेपी ने तो कहा ही है और दलों ने भी कहा, निर्दलीयों ने भी कहा कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। वो तथ्य भी आ गई, रिपोर्टें भी आ गई। बाबा साहब का जो नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था वो लेटर भी आ गया, लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या कारण थे। 2 बार चुनाव हरवाया, ये विषय भी आ गया। भारत रत्न बाबा साहब को समय पे नहीं, उन्होंने तो दिया ही नहीं, वीपी सिंह जी ने दिया, ये विषय भी आ गया। सेंट्रल हॉल में तेल चित्र नहीं लगने दिया कांग्रेस ने, ये विषय भी आ गया। तो इन्होंने देखा ये तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने गृह मंत्री जी का एक 10 सेकंड का एक बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करके उसका आगे का हिस्सा नहीं देखा, पीछे का हिस्सा नहीं देखा और एक नया मुद्दा लेकर के आए। अदरवाइज संविधान पे चर्चा की डिमांड किनकी थी? कांग्रेस की। और वो खुद ही गिर गए इस मुद्दे पे। और अब भी देश समझ रहा है, जनता समझ रही है कि सबसे ज्यादा बाबा साहब का अपमान जीते जी कांग्रेस ने किया और परिनिर्वाण होने के बाद भी कांग्रेस ने ही किया। सर लेकिन वो तो कहते हैं कि सत्ता पक्ष इस बार चाहता ही नहीं था कि वो हो। क्यों? तो ये उनका ऑफर हमने माना नहीं क्या? हम नहीं चाहते तो हम ऑफर कैसे मानते उनका? संविधान का ऑफर तो वही लेके आए थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लोकसभा में और राज्यसभा में। मैं तो दोनों जगह था, ऑफर तो उनका ही था। तो हम ये चाहते थे कि ऑफर मान ले, चलो आप सदन चलाओ अच्छी तरह से, हम आपका ऑफर स्वीकार करते हम। तो हमने माना तभी तो, इसका मतलब हम तो चलाना ही चाहते थे, वो ही हल्ला करना चाहते थे। तो बजट सेशन में क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए हम तो चाहेंगे कि सत्र चले। बजट सेशन का जो पहला भाग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट का प्रेजेंटेशन होता है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है
उस प्रस्ताव पे चर्चा होती है और कोई भी सांसद जो नया आया है पुराना है वो अपने क्षेत्र की बात उस भाषण के जो बिंदु है उसके तहत रख सकता है, तो उनकी बात भी सदन में आ सकती है। इसलिए हम तो चाहेंगे और नए जो सांसद आए वो भी चाहते हैं कि हाउस ढंग से चले, और निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी पे ज्यादा। इकबाल जी, मैं वापस जुडिशरी वाले इशू पे आता हूँ। अभी कई एक्स सीजेआई ने जो हाल में जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया उन्होंने भी बोला ये बात कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी जुडिशरी में, इसकी वजह से केसेस पेंडिंग रहते हैं, लोगों के पास स्टाफ की कमी है। तो इस पर कुछ काम करने की जरूरत है क्योंकि केसेस पेंडिंग तो बहुत है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, जो ये 3 न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित नए कानून आए हैं, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और उसके बाद हमने जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ई प्लेटफॉर्म, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये जो केसेस पेंडिंग है, जब टेक्नोलॉजी का उसके साथ एफएसएल रिपोर्ट का इसका जब उपयोग, अभी चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री जी गए थे तो सारे 500 पोर्टल चालू हो गए हैं, और जैसे जैसे देश के अन्य भागों में जो हमारा ये जो नए कानून लागू हैं उसके तहत जो हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो विषय है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनमें भी कमी आएगी और डिसीजन भी फास्ट होंगे। सर, मैं आखिरी से एंड कर रहा हूँ इंटरव्यू, समय कम है आपके पास। ये मनमोहन सिंह जी की अभी हाल में डेथ हुई, इसको लेके एक जो कंट्रोवर्सी हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस कहता है कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। देखिए, इस पे कोई राजनीति करनी नहीं चाहिए थी उनको, कांग्रेस को, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री रहे। जब इस देश में बदलाव हो रहे थे, आर्थिक बदलाव, तब उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, आर्थिक सलाहकार के नाते किया, आरबीआई के गवर्नर के नाते किया, वित्त मंत्री के नाते भी किया और प्रधानमंत्री जी के नाते भी किया। सरकार ने कहा कि इसका एक ट्रस्ट बनेगा, उसके बाद आप आवेदन देंगे। सरकार ने मना कब किया? ये तो हर चीज में कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है, ये समय नहीं था इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करना। और मनमोहन सिंह जी का अपमान तो आपने ही सब ज्यादा किया ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो कैबिनेट का बिल है जिसको आपने सरेआम पत्रकारों के सामने फाड़ा, पता नहीं है क्या किसी को? क्यों ऐसा करो? ये समय नहीं था ऐसा, उनको ऐसी राजनीति करने का ये अवसर ठीक नहीं था, उन्होंने ठीक अवसर नहीं चुना।